इसमें से बहुत सारा कोर्स कम कर दिया गया है। इसमें त्रिभुज की क्षेत्रफल से संबंधित प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ये सारी की सारी इसमें से हटा दी है। सिर्फ समरूपता ही कोर्स में रखी है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम। इसलिए आप इसको अच्छे से करेंगे तो इसके प्रश्न हो जाए। नाम है त्रिभुज, लेकिन ये समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, पहले तो इसको समझ लें। समरूप त्रिभुज, और इससे भी पहले सिर्फ समरूपता का मतलब समझ लें। समरूप का मतलब होता है कि जिसका आकार और माप एक जैसा हो तो उन्हें समरूप कहते हैं। अब ये समरूप अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, माप और आकार एक जैसा है तो समरूप त्रिभुज। चतुर्भुज भी हो सकते हैं, वृत्त भी हो सकते हैं, बहुत सारे, पर हमारे कोर्स में सिर्फ त्रिभुजों की समरूपता है। तो देखिए, समरूप मतलब इसके अंदर किसी का भी अगर आप चित्र बनाते हैं, उसका आकार बनाते हैं, तो इसके अंदर दो तरह के होते हैं, तो माप व आकार। माप व आकार समान हो, तो माप और आकार अगर समान हो तो उन्हें हम समरूप त्रिभुज कहेंगे। समरूप त्रिभुज जिसका माप और आकार, माप का मतलब एक भुजा 3 सेंटीमीटर जैसे ये है ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज ये है। अब माप, माप का मतलब आप समझते हैं और आकार का मतलब भी आप समझते हैं। जैसे एक ये आकार त्रिभुजाकार है तो दूसरा भी त्रिभुजाकार आकार होना चाहिए। यहाँ पर वर्ग नहीं हो सकता, वृत्त नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, दोनों का आकार एक जैसा होना चाहिए। और माप अलग अलग हो सकते हैं, अगर एक समान होते हैं तब तो उसको सर्वांग सम कहते हैं। ये तब क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। सर्वांग सम त्रिभुज यानी सब कुछ समान, यानी सब कुछ क्या, कोण और भुजाएं हैं, ये सब समान। अब समरूप किसे कहेंगे, समरूप का मतलब है कि जिसका आकार एक जैसा हो, आकार एक जैसा हो, माप अलग अलग हो सकते हैं, ऐसे। तो ये माप अलग अलग हो सकते हैं। अब जैसे आप देखते हैं एक हाथी का बच्चा और एक हाथी, तो हाथी का बच्चा और हाथी, हाथी का बच्चा तो बहुत छोटा होता है और हाथी बहुत बड़ा होता है, तो वो समरूप होते हैं। और आपके हाथ की दोनों हथेलियां वो सर्वांग सम होती है। एक हाथ की हथेली के ऊपर दूसरे हाथ की हथेली रखो तो वो उसको पूरा पूरा ढक लेती है, नीचे वाली हथेली नहीं दिखेगी, ठीक है ना, तो वो सर्वांग सम। और समरूप जिसका आकार एक जैसा हो लेकिन माप अलग अलग हो, वो समरूप त्रिभुज होते हैं। अब साहब इसमें समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज, ये सर्वांगसम ये वाला आप 9th में कर चुके हैं, ये आपके 9th में था, और ये वाला है वो आपके 10th में है, समरूपता सर्वांग समता। अब देखिए इसमें आकार एक जैसा होना चाहिए, माप अलग अलग हो सकते हैं, एक बड़ा एक छोटा, हाथी का बच्चा और हाथी समरूप, दोनों हाथ की हथेलियां सर्वांग सम। तो ये इस तरीके से। अब देखिए जब त्रिभुजों की हम समरूपता देखते हैं तो इसमें ये तो हो नहीं सकता कि इस त्रिभुज को इसके ऊपर रखेंगे, एबीसी को पी क्यू का आर ऊपर रखेंगे और देखेंगे कि साहब ये कैसे है, आकार एक जैसा है कि नहीं, ऐसे नहीं। इसको सिद्ध करने के कुछ नियम हैं। जैसे पहला जो नियम है वो होता है ए समरूपता। ए समरूपता यानी अगर एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो,
जैसे कोण ए कोण पी के बराबर हो जाए, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, और ये समरूपता का निशान होता है। सर्वांग समता का निशान जो होता है वो ऐसा होता है, देखिए बराबर का निशान लगता है और फिर एक ऐसा, यानी बराबर भी होते हैं। आकार, ये आकार के लिए होता है एस जैसा, ये एस जैसा होता है, ये आकार के लिए होता है। बराबर यानी ये माप के लिए होता है। तो आकार और माप दोनों ही एक समान है तो सर्वांग सम। इसमें सिर्फ आकार एक जैसा है, माप अलग अलग है, इसलिए ये समरूप। तो ये ए समरूपता होती है। अब कुछ लोग इसको डबल ए की जगह ट्रिपल ए भी कह देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तीसरा कोण अपना बराबर होता है। जैसे ये कोण पी है, इसके बराबर हो, ए और पी आपस में बराबर हो जाए, ऐसे ये और ये, पेन नहीं चल रहा है, चलिए अब चले, ए है पी के इक्वल हो जाए और बी है वो क्यू के इक्वल हो जाए, तो ऐसे। तो तीसरा कोण ये जो सी और क्यू आर बच गया, ये ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे भाई, जब ए और पी बराबर है, बी और क्यू बराबर है, तीसरा अपना बराबर होना पड़ेगा। तो ये ए समरूपता भी होती है और इसको ट्रिपल ए समरूपता भी बोलते हैं। ऐसे दोनों ही राइट है, आप मर्जी आए जैसे करें, ट्रिपल ए और डबल ए, ठीक है ना। फिर दूसरी जो समरूपता है सर्वांग समता की तरह ही समरूपता है, डबल ए की जगह फिर एस एस या एस ए एस समरूपता। अब देखिए साहब, एस ए एस में क्या होता है, साइड एंगल साइड, एस का मतलब साइड और साइड का मतलब भुजा। इस एस का मतलब होता है साइड और साइड का मतलब होता है भुजा। इस ए का मतलब वही एंगल होता है और एंगल का मतलब कोण होता है। इस तरीके से होता है एस ए एस समरूपता। अब देखिए इसमें होता कैसे, साइड और फिर एंगल और फिर साइड, यानी पहले ए बी भुजा है और इधर पी क्यू लेते हैं इस दूसरे की, और फिर मैं बी सी लेता हूं इसकी पहले वाले की, क्यू आर दूसरे की, और बीच का कोण है बी इज इक्वल टू क्यू, ये बराबर होना चाहिए। देखिए साहब ए बी बी सी ऐसे लिया ना, तो पी क्यू क्यू आर ऐसे लेंगे, कोण बीच का आएगा, क्योंकि साइड एंगल साइड एस ए बीच में होना चाहिए। मतलब ऐसे ऐसे नहीं हो सकता है कि ए बी हो गया बी सी हो गया और कोण सी हो गया, नहीं, गलत हो जाएगा। ये तीनों लगातार होने चाहिए, साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा। अब भुजाएं कभी इसमें बराबर नहीं होती है, ये भुजाओं का अनुपात है, अनुपात का मतलब बटे में लिखना, ध्यान से समझ आना। अगर भुजाएं बराबर कर दी तो वो सर्वांग समता में चला जाएगा, सर्वांग समता में चला जाएगा, क्योंकि ऐसे सर्वांग समता भी होती है और ऐसे समरूपता भी होती है। पर सर्वांग समता में भुजा बराबर होती है और समरूपता में भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, भुजाओं के अनुपात होते हैं, भुजाएं बराबर नहीं होती है। अनुपात का मतलब ए बी में पी क्यू का भाग दे दो, बी सी में क्यू आर का भाग दे दो। देखिए एबीसी की दोनों भुजाएं ऊपर लिखी गई है, पी क्यू आर की दोनों नीचे लिखी गई, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ए बी के नीचे पी क्यू, फिर बी सी के नीचे क्यू आर आएगा, क्यू आर के नीचे बी सी लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एबीसी की सब भुजाएं ऊपर लिख रहे हैं तो पी क्यू आर की सब नीचे रहेगी, और अगर आप पी क्यू आर के ऊपर लिख रहे हैं तो एबीसी की नीचे रहेगी। तो ये कुछ आप ध्यान रखना जो मैंने चीजें बताई है। तीसरी जो समरूपता होती है वो होती है एस 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 समरूपता। ये समरूपता होती है ट्रिपल एस। अब इसमें क्या होती है, ट्रिपल एस का मतलब होता है इनकी भुजाओं का अनुपात, ये साइड साइड साइड, मतलब इसका मतलब भुजाएं बराबर नहीं होती है, भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, यानी ये आ जाएगा ए बी और बी सी और ए सी, ऐसे आ जाएगी। और ए बी के नीचे देखिए पी क्यू आर में से मैं मान लीजिए पी क्यू, बी सी के नीचे क्यू आर और ए सी के नीचे पी आर। इस तरीके से हम इन भुजाओं का अनुपात लेते हैं, भुजाओं को कभी भी बराबर नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। यहां पर देखिए अनुपात है, तो ये इस तरीके से
एस ए समरूपता, एस एस समरूपता, ए समरूपता, ये 3 तरह के नियम इसमें काम करते हैं। तब हम कहते हैं कि भाई ये त्रिभुज समरूप है, यानी ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये एस होता है और एस को ऐसे आड़ा कर दिया, 37 में कर दिया इस तरीके से, तो ये समरूप त्रिभुज होते हैं। यहाँ पर भी ये ऐसे कैसे, अगर ये इस तरीके से है, इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये इस तरीके से आपको 3 तरह की ये समरूपता है, ठीक है ना, 3 तरह की है, तीनों याद होनी चाहिए कि किस तरीके से ये समरूपता होती है। तो कोई भी आपको अगर आकृति, ये तो मैंने त्रिभुजों की बताई है, अगर आप किसी भी आकृति की बात करते हैं तो उनके कोण बराबर होनी चाहिए और भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, तो वो समरूप होते हैं। कोई भी दो आकृति है वो समरूप होती है, कोई भी दो आकृति समरूप होंगी यदि नंबर 1 वे समान कोणिक हैं और भुजाएं समानुपाती है, भुजाएं समानुपाती है, यानी ये दो चीज होनी चाहिए। अब त्रिभुज की बात इनमें नहीं है, क्योंकि त्रिभुज थोड़ा सा अलग तरह का होता है, इसलिए उसके अंदर ये दो कोण बराबर है तो भी हो जाते हैं, ऐसे एस है तो भी हो जाएगा, ये ट्रिपल एस तो है ही है। पर अगर आप कोई भी दो वर्ग को अगर आप देखना चाहते हैं, आयत को देखना चाहते हैं, तो वो समान कोणिक होने चाहिए, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, अगर वो समान कोणिक नहीं है, तो वो समरूप नहीं होंगे। पर हमारे ये कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में है त्रिभुजों की समरूपता। अब इसके ऊपर आधारित यही प्रश्न है, साइड में दिया हुआ ये जो साइड में दिया हुआ वो इसी के ऊपर आधारित है। तो ये 3 तरह की समरूपता याद रखनी, कैसे कैसे होती है, समरूप त्रिभुजों को कैसे लिखते हैं और कौन कौन सी 3 तरह की होती है। डबल ए, ट्रिपल ए एक ही बात है, एस एस और एस एस एस, इसमें कभी भी भुजाएं बराबर नहीं होगी, याद रखना, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ये ध्यान रख लेना। अब देखिए इसके ऊपर आधारित प्रश्न मैं आपको करके बताता हूं। ये पहला, ये एक एक नंबर के प्रश्न आने लायक हैं। कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी वृत्त समरूप या सर्वांगसम समरूप होते हैं, यानी ये वाला राइट होगा, ये वाला नहीं। समरूप यानी अगर एक वृत्त छोटा है एक बड़ा है तो ये सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। सर्वांगसम का मतलब तो माप और आकार एक जैसा, तो आकार तो एक जैसा है पर माप एक जैसा थोड़ी, एक बड़ा त्रिज्या का एक छोटी त्रिज्या का, इसलिए हर तरह का वृत्त समरूप होते हैं। सभी वर्ग, वर्ग जो होते हैं वो भी समरूप होते हैं, क्योंकि वर्ग है वो एक छोटा वर्ग हो सकता है एक बड़ा वर्ग हो सकता है, तो इनकी भुजाएं समानुपाती होती है और कोण सब 90-90 होते हैं, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि समबाहु का मतलब क्या हो गया, तीनों कोण बराबर है, और जब तीनों कोण बराबर है तो वो समरूप होते हैं। भुजाओं की संख्या, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे, मतलब पंचभुज है तो पंचभुज, षटभुज है तो षटभुज, ऐसे समान संख्या। उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, यहां पर आएगा बराबर, और भुजाएं समानुपाती, ये मैंने आपको बता रखा है, भुजाएं हमेशा समानुपाती होगी और कोण बराबर होंगे। फिर दूसरा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां कौन सी, एक छोटा वर्ग एक बड़ा वर्ग, फिर एक छोटा वर्ग एक बड़ा वर्ग, तो ऐसे हो जाएंगे समरूप। समरूप नहीं हो तो ये वर्ग है और ये वर्ग है, ये समरूप हो ही नहीं सकते। एक त्रिभुज है और एक वर्ग है, ये समरूप हो ही नहीं सकते। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। अब देखिए साहब, इसमें इनकी भुजाएं 1.5 है और ये सब देखिए 3-3 है, इससे डबल की हुई है, यानी अनुपात एक जैसा आएगा। देखिए आप पी क्यू अपॉन ए भी लिखेंगे, पी क्यू का मतलब 1.5
और ए बी का मतलब आप 3 लिखेंगे, ये दशमलव हट जाएगा 1/2। आप क्यू आर बटा बी सी लिखेंगे, देखिए इनका संगत का अनुपात 1.5 है, ये नीचे 3 है, सेम है, 1/2 आएगा। इसी तरीके से आप एस आर और डी सी का अनुपात लिखेंगे 1.53, ये सेम है, 1/2। फिर आप पी एस और ए डी का अनुपात लिखेंगे तो 1.5 और 3, ये सेम आएगा। तो अनुपात तो एक जैसा है, पर इनके कोण बराबर नहीं। मैंने कहा ना, कोई भी आकृति समरूप होगी अगर वे समान कोणिक हो, भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो अनुपात तो बराबर है लेकिन समान कोणिक नहीं है, समान कोणिक नहीं है। और जब समान कोणिक नहीं है, इसका मतलब समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ये जो चतुर्भुज दिए हुए हैं, ये चतुर्भुज समरूप नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इनके कोण बराबर नहीं। देखो ये ऐसा यूं करके यूं दिया, मतलब ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कोण बराबर नहीं है। भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, 1/2 1/2 सबका अनुपात बराबर है, लेकिन कोण बराबर नहीं, इसलिए ये समरूप नहीं है। तो ये कुछ प्रश्न जो कि बिल्कुल ही छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में एक एक नंबर के आने के लायक जो प्रश्न होते हैं वो ये हैं। और मैंने ये जो थ्योरी आपको बताई है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो याद रखने की बताई है, वो आप याद रखें। कोई चीज समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो आपको मैं भेज ही रहा हूं, तो आप पूछ भी सकते हैं, कोई भी समझ में नहीं आया हो।